पास विश्लेषण के लिए जो स्रोत सामग्री है वो कक्षा 11 में भौतिकी के पहले अध्याय के एनसीईआरटी आधारित संपूर्ण रिवीजन नोट्स हैं। और इस सामग्री का शीर्षक है मात्रक एवं मापन। हाँ, नोट्स की शुरुआत में ही कुछ बेहद दिलचस्प चीजें ध्यान खींचती हैं। यहाँ पहले पन्ने पर चित्र में दिखाया गया है, एक तरफ वर्नियर कैलिपर की छवि है, बीच में एक डिजिटल स्टॉपवॉच है जिसमें बिल्कुल सटीक 00:45.32 सेकंड का समय दिख रहा है, एकदम परफेक्ट टाइमिंग। और बगल में वजन तोलने वाला एक पारंपरिक तराजू है। सही। तो इन उपकरणों को एक साथ देखकर मतलब मन में तुरंत ये सवाल उठता है कि आखिर इस दुनिया में हर चीज को नापने का एक तय पैमाना कैसे बनाओ? दूरी या वजन, इन सब को मापने की शुरुआत कहां से हुई और ये विज्ञान के लिए इतना जरूरी क्यों है? अगर इस विषय को एक बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखा जाए तो भौतिक विज्ञान पूरी तरह से सटीकता और मापन पर ही निर्भर है। बिना मापन के ब्रह्मांड के नियमों को समझना असंभव है। एकदम सही बात है। हमारे स्रोत का पहला हिस्सा इसी बात को बहुत स्पष्ट तरीके से समझाता है। यहाँ पीडीएफ में जो लिखा है मैं उसे शब्दशः पढ़ता हूँ। जी पढ़िए। यहाँ लिखा है, किसी भी भौतिक राशि की तुलना एक निश्चित, आधारभूत और मान्यता प्राप्त मानक से करना ही मापन कहलाता है, और उस मानक को हम मात्रक या यूनिट कहते हैं। अब इसके तुरंत बाद अगर हम इसे आसान भाषा में समझें तो मापन वास्तव में एक तरह की तुलना है। तुलना, इसे थोड़ा और व्यवहारिक रूप में कैसे समझा जा सकता है? मान लीजिए कि एक छड़ी की लंबाई नापनी है। इसके लिए एक ऐसे मानक या स्टैंडर्ड की जरूरत होगी जिसे पूरी दुनिया मानती हो, जैसे कि 1 मीटर। बिल्कुल। जब ये कहा जाता है कि छड़ी 2 मीटर लंबी है तो असल में उस छड़ी की तुलना उस एक मानक मीटर से की जा रही होती है। अच्छा, तो वो तुलना करने की प्रक्रिया ही मापन है। हाँ, और वो जो मानक है यानी मीटर, वो मात्रक है। ये तुलना का विचार बहुत ही तार्किक है। अब आगे बढ़ते हैं। स्रोत सामग्री में मापन प्रणालियों का एक ऐतिहासिक सफर भी दिखाया गया है, एक फ्लो चार्ट के माध्यम से, है ना? जी। यहाँ फ्लो चार्ट में समझाया गया है कि कैसे दुनिया अलग अलग पैमानों से गुजरते हुए एक सर्वमान्य प्रणाली तक पहुंची। मैं फ्लो चार्ट के बिंदु पढ़ता हूँ। ठीक है। शुरुआत में CGS लिखा है, यानी सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। ये एक पुरानी प्रणाली थी। जी। फिर एक दूसरी प्रणाली आती है FPS, यानी फुट, पाउंड और सेकंड। हाँ, जिसे ब्रिटिश प्रणाली भी कहा जाता था। उसके बाद MKS लिखा है, मीटर, किलोग्राम और सेकंड। और अंत में ये तीर SI यानी सिस्टम इंटरनेशनल पर जाकर टिकता है, जिसे 1971 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली थी। आखिर इतनी अलग अलग प्रणालियों से हटकर एक इकलौती प्रणाली की जरूरत क्यों पड़ी? देखो, वो फ्लो चार्ट अपने आप में विज्ञान के विकास का पूरा इतिहास समेटे हुए हैं। कैसे? शुरुआती दौरों में अलग अलग देश अपनी अपनी सुविधा के अनुसार प्रणालियां इस्तेमाल करते थे। ब्रिटिश लोग फुट और पाउंड का इस्तेमाल करते थे, जबकि कहीं और सेंटीमीटर और ग्राम चल रहा था। इससे तो बहुत गड़बड़ होती होगी। बिल्कुल। जब वैज्ञानिक एक दूसरे से अपनी रिसर्च और जानकारी साझा करने लगे तो इस अलग अलग मापन की वजह से बहुत भारी भ्रम और गलतियां पैदा होने लगी। और विज्ञान में भ्रम की कोई जगह नहीं होती। एकदम सही। इसलिए 1971 में पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों ने एकजुट होकर SI प्रणाली को तय किया। मकसद सीधा सा था, ताकि पेरिस में बैठा कोई वैज्ञानिक और टोक्यो में बैठा कोई वैज्ञानिक बिल्कुल एक ही वैज्ञानिक भाषा में बात कर सके। ये तो बहुत ही शानदार कदम था। और इसी SI प्रणाली के तहत एक बहुत ही रोमांचक बात नोट्स में हाईलाइट की गई है, 7 मूल मात्रकों वाली बात। जी हाँ, पीडीएफ में स्पष्ट रूप से लिखा है कि इस प्रणाली में 7 मूल मात्रक यानी फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं। वे कौन कौन से हैं? मैं लिस्ट पढ़ता हूँ। लंबाई के लिए मीटर, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, समय के लिए सेकंड, विद्युत धारा के लिए एम्पेयर, ऊष्मागतिक ताप के लिए केल्विन, पदार्थ की मात्रा के लिए मोल और ज्योति तीव्रता के लिए कैंडेला। बिल्कुल। और इसके ठीक नीचे एक पंक्ति लिखी है कि ब्रह्मांड की सभी भौतिक राशियों के मात्रक इन्हीं 7 मूल मात्रकों को मिलाकर बनाए जा सकते हैं। ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि केवल 7 मात्रक और पूरी की पूरी भौतिकी कवर हो जाती है। ये प्रकृति की सरलता और विज्ञान की सुंदरता का सबसे बड़ा उदाहरण है। वाकई। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये 7 राशियां एक दूसरे से बिल्कुल स्वतंत्र हैं।
स्वतंत्र होने से क्या मतलब है? मतलब ये है कि लंबाई को मोड़कर समय नहीं बनाया जा सकता या द्रव्यमान से तापमान पैदा नहीं किया जा सकता। इन्हें ब्रह्मांड के बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक्स माना जा सकता है, जैसे किसी इमारत की बुनियादी ईंटें हों। हाँ, आगे चलकर भौतिकी में हम गति, बल, ऊर्जा या दबाव जैसी जितनी भी जटिल चीजें पढ़ते हैं वो सबके सब इन्हीं 7 बुनियादी मात्रकों को अलग अलग तरीके से मिलाकर बनती हैं। ये बहुत ही स्पष्ट है। मूल मात्रकों की चर्चा के बाद स्रोत सामग्री एक और दिलचस्प अवधारणा की ओर ले जाती है, पूरक मात्रक या सप्लीमेंट्री यूनिट्स। हाँ, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। नोट्स में बताया गया है कि 7 मूल मात्रकों के अलावा 2 पूरक मात्रक भी होते हैं। जी। पहला है समतलीय कोण, जिसे रेडियन में नापा जाता है, और दूसरा है घन कोण, जिसे स्टेरेडियन में नापा जाता है। चित्रों में इन्हें कैसे दर्शाया गया है? यहाँ चित्र में दिखाया गया है समतलीय कोण को एक वृत्त के हिस्से और उसकी त्रिज्या के अनुपात के रूप में दर्शाया गया है, जो कि 2D या द्विविमीय होता है। और घन कोण को किसी 3D गोले, जैसे कि एक टटे हुए तरबूज में से निकले हुए एक शंक्वाकार हिस्से के रूप में दिखाया गया है। सही। लेकिन इन दोनों के बारे में एक विशेष बात यहाँ एक लाल रंग के बॉक्स में लिखी है। इसमें लिखा है कि ये दोनों राशियां विमाहीन होती हैं। विमाहीन यानी डायमेंशनलेस। हाँ, और ये थोड़ा भ्रमित करने वाला लगता है। अगर इनका मात्रक है तो इनकी विमा क्यों नहीं है? विज्ञान के छात्रों के लिए ये एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट होता है। अक्सर ये माना जाता है कि अगर किसी चीज को मापने का मात्रक है तो उसकी विमा भी जरूर होगी। साधारण सी बात है, ऐसा ही लगना चाहिए। लेकिन कोण इस नियम का एक शानदार अपवाद है। मैं इसे समझाती हूँ। अगर समतलीय कोण के सूत्र को ध्यान से देखा जाए तो ये असल में चाप और त्रिज्या का अनुपात है। चाप मतलब आर्क? हाँ, चाप असल में एक लंबाई है और त्रिज्या भी एक दूसरी लंबाई है। तो लंबाई बटे लंबाई? बिल्कुल। जब किसी लंबाई को दूसरी लंबाई से भाग दिया जाता है तो भौतिकी के नियमों के अनुसार उनकी विमाएं कट जाती हैं। अच्छा, तो ऊपर भी मीटर और नीचे भी मीटर, तो वो कट गया। एकदम सही पकड़ा। इसीलिए कोण का मान तो निकलता है, जिसे हम रेडियन कहते हैं, लेकिन इसकी कोई भौतिक विमा नहीं बचती। ये बहुत ही आसान भाषा में समझ आ गया। अब मात्रकों की इस दुनिया में केवल बुनियादी मात्रक ही नहीं है, बल्कि अगले पेज पर कुछ व्यवहारिक मात्रक भी दिए गए हैं, जिनका हम असल जिंदगी या विशाल ब्रह्मांडीय गणनाओं में उपयोग करते हैं। जी, नोट्स में कुछ बहुत ही दिलचस्प मान दिए गए हैं। मैं उन्हें शब्दशः पढ़ता हूं। लिखा है, समय के लिए 1 वर्ष बराबर 3.156 गुणा 10 की घात 7 सेकंड। ये एक बहुत बड़ी संख्या है। हाँ, फिर लंबाई के लिए लिखा है 1 लाइट ईयर बराबर 9.46 गुणा 10 की घात 15 मीटर, और 1 पार्सेक बराबर 3.08 गुणा 10 की घात 16 मीटर, जो कि प्रकाश वर्ष से भी बड़ा है। वहीं दूसरी तरफ बेहद छोटी दूरियों के लिए लिखा है 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की घात -10 मीटर, और आगे द्रव्यमान के लिए 1 टन बराबर 10 की घात 3 किलोग्राम, और दाब के लिए 1 बार बराबर 10 की घात 5 पास्कल, तथा 1 एटीएम बराबर 1.013 गुणा 10 की घात 5 पास्कल का उल्लेख है। ये पूरी एक विस्तृत सूची है। मेरा सवाल यह है कि आखिर हमें इतने विशाल और इतने सूक्ष्म मात्रकों की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि विज्ञान का दायरा केवल हमारी इस रोजमर्रा की इंसानी दुनिया तक सीमित नहीं है। मतलब ये दूरियों के हिसाब से बदलता है? हाँ, विज्ञान को दूर दराज के तारों की दूरी भी नापनी है, और एक अदृश्य परमाणु का आकार भी। इसीलिए पार्सेक और लाइट ईयर। बिल्कुल। पार्सेक और लाइट ईयर का इस्तेमाल खगोल विज्ञान में ब्रह्मांड की उन दूरियों को नापने के लिए होता है जहां मीटर या किलोमीटर बौने साबित होते हैं। और एंगस्ट्रॉम? एंगस्ट्रॉम इतना छोटा है कि इसका उपयोग प्रकाश की तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ या परमाणुओं के बीच की खाली जगह मापने के लिए किया जाता है। अपनी सुविधा और गणनाओं को सरल बनाने के लिए वैज्ञानिकों ने इन व्यवहारिक मात्रकों का निर्माण किया है। ये तो बहुत तार्किक है। अब हम पीडीएफ के अगले हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ बात केवल नापने की नहीं बल्कि परिशुद्धता की हो रही है। प्रिसिजन। हाँ, इस हिस्से का शीर्षक है सार्थक अंक या सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये भौतिकी का एक बहुत ही जरूरी टॉपिक है। इसकी परिभाषा में यहाँ लिखा है कि किसी भी माप में जो विश्वसनीय अंक होते हैं
और जो पहला अनिश्चित अंक होता है वे मिलकर सार्थक अंक कहलाते हैं। इसे समझने के लिए नियमों पर जाना होगा। बिल्कुल, इसके नीचे शून्य के कुछ नियम दिए गए हैं। मैं उदाहरण पढ़ता हूँ। बताया गया है कि अगर 2.308 लिखा है तो बीच वाला शून्य गिना जाएगा और इसमें 4 सार्थक अंक होंगे। हाँ, लेकिन अगर संख्या 0.002308 है तो शुरुआत के शून्य बिल्कुल नहीं गिने जाते और तब भी सार्थक अंक 4 ही रहते हैं। सही है। श्रोताओं के लिए यह थोड़ा पेचीदा हो सकता है। ये शून्यों का क्या खेल है? मैं इसे बहुत ही सरल तरीके से समझाती हूँ। सार्थक अंक असल में ये बताने का एक वैज्ञानिक तरीका है कि किसी माप पर कितना भरोसा किया जा सकता है। भरोसे से आपका क्या मतलब है? कोई भी मापन 100% परफेक्ट नहीं होता, इसलिए हम उन अंकों को गिनते हैं जिन पर हमें पूरा यकीन है और आखिरी का वो अंक लेते हैं जिसमें हल्की सी गड़बड़ होने की गुंजाइश है। और इसमें शून्य का क्या रोल है? शून्य का नियम बहुत ही तार्किक है। अगर कोई शून्य 2 ठोस अंकों के बीच फंसा हुआ है, जैसे 2.308 में, तो वह उस माप का एक अभिन्न हिस्सा है, इसलिए उसे गिना जाएगा। हाँ, इसलिए वो सार्थक है। लेकिन अगर शून्य किसी संख्या के एकदम शुरुआत में लगे हैं, जैसे 0.002308 में, तो वे केवल दशमलव को सही जगह पर रखने का काम कर रहे हैं। एक तरह से सिर्फ जगह घेर रहे हैं। बिल्कुल, उन्हें प्लेस होल्डर कहते हैं। वे माप की सटीकता के बारे में कोई नई जानकारी नहीं देते, इसलिए उन्हें सार्थक अंकों में नहीं गिना जाता। लेकिन यहाँ पेज पर एक दुविधा और है। जब बात दशमलव की आती है तो नियम थोड़े बदल जाते हैं। हाँ, ये नियम अक्सर बच्चों को कंफ्यूज करता है। स्रोत में एक बहुत ही स्पष्ट तुलना की गई है। 12,300 यानी बिना दशमलव वाली संख्या में आखिरी के शून्यों को सार्थक नहीं माना गया है और कुल 3 सार्थक अंक बताए गए हैं। ठीक है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ 3.500 में अंतिम शून्यों को सार्थक माना गया है और इसमें 4 सार्थक अंक बताए गए हैं। जी। आखिर दशमलव के आ जाने से शून्यों की अहमियत कैसे बदल जाती है? और साथ ही नीचे ये भी लिखा है कि वैज्ञानिक संकेतन यानी साइंटिफिक नोटेशन में 10 की घात का सार्थक अंकों पर कोई असर नहीं पड़ता। इस नियम के पीछे का तर्क बहुत ही सुंदर है। मैं समझाती हूँ। जी, बताइए। जब कोई बिना दशमलव वाली संख्या लिखता है, जैसे 12,300, तो वे आखिरी के शून्य अक्सर सिर्फ पैमाने या स्केल को दर्शाने के लिए होते हैं, जैसे किसी अंदाजे के लिए। हाँ, लेकिन अगर किसी ने दशमलव के बाद शून्य लगाए हैं, जैसे 3.500, तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका सीधा सा मतलब है कि वैज्ञानिक ने जानबूझकर एक ऐसे उपकरण का इस्तेमाल किया है जो दशमलव के तीसरे स्थान तक बिल्कुल सटीक माप दे सकता है। अच्छा। वो आखिरी शून्य ये दावा कर रहा है कि मैंने यहाँ तक नापा है और यहाँ कोई और अंक नहीं बल्कि शून्य ही है। ये तो बहुत ही गहरी बात है। इसीलिए दशमलव के बाद वाले शून्य गिने जाते हैं। और वो जो 10 की घात वाला नियम है? जहाँ तक 10 की घात, जैसे 10 की घात 2 की बात है, वो सिर्फ दशमलव को खिसकाने की एक गणितीय तरकीब है। वो उपकरण की सटीकता नहीं बढ़ाती, इसलिए उसे नहीं गिना जाता। एकदम स्पष्ट हो गया। अब अगले पेज पर सार्थक अंकों का गणित में कैसे इस्तेमाल होता है, इसके लिए गणना और पूर्णांकन यानी राउंडिंग के नियम दिए गए हैं। हाँ, गुणा, भाग और जोड़ घटाव के नियम। मैं पीडीएफ से नियम पढ़ता हूँ। लिखा है, गुणा और भाग में परिणाम में उतने ही सार्थक अंक होंगे जितने सबसे कम अंक वाली संख्या में है। उदाहरण के लिए अगर हम 4.237 को 2.581 से भाग दें, हाँ, जो कि नोट्स में लिखा है कि परिणाम 1.688 आता है, जो अंततः 1.69 हो जाएगा, क्योंकि 2.51 में सबसे कम यानी 3 सार्थक अंक है। और जोड़ और घटाव में ध्यान दशमलव के स्थानों पर दिया जाता है। बिल्कुल। लेकिन इसमें सबसे दिलचस्प नियम 5 के पूर्णांकन का है, राउंडिंग ऑफ रूल ऑफ 5। हाँ, नोट्स कहते हैं कि अगर आखिरी अंक 5 है और उससे पहले वाला अंक सम यानी इवन है तो कोई बदलाव मत करो। जैसे 2.745 बन जाता है 2.74। लेकिन अगर पिछला अंक विषम यानी ऑड है तो उसमें एक जोड़ दो। जैसे 2.735 भी 2.74 बन जाता है। ये सम और विषम का अजीबोगरीब नियम क्यों बनाया गया है? सीधा सीधा राउंड अप क्यों नहीं कर देते? ये नियम विज्ञान में ईमानदारी
और सांख्यिकीय संतुलन बनाए रखने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। सांख्यिकीय संतुलन, वो कैसे? अगर हम बचपन में पढ़े गए सामान्य नियम को माने और 5 को हमेशा ऊपर की तरफ ही राउंड अप करें, तो जब हम बहुत सारे डेटा के साथ काम करेंगे तो हमारा अंतिम परिणाम औसतन थोड़ा ज्यादा ही आएगा। हाँ, क्योंकि हम हमेशा संख्या बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, इससे एक तरह का पूर्वाग्रह या बायस आ जाएगा। समझ गया। इसलिए संतुलन बनाने के लिए ये नियम बना कि आधी बार जब सम संख्या हो तो उसे वहीं छोड़ दो और आधी बार जब विषम हो तो उसे बढ़ा दो। तो इससे डेटा संतुलित रहता है। हाँ, इस तरह लंबी गणनाओं में गलतियां एक दूसरे को बेअसर कर देती हैं। ये तो बहुत ही स्मार्ट तरीका है। और गलतियों की बात निकली है तो स्रोत सामग्री के अगले विषय पर आते हैं, मापन में त्रुटि या एरर्स इन मेजरमेंट। ये भी एक बहुत ही व्यवहारिक हिस्सा है। इसे समझाने के लिए नोट्स में एक बहुत ही स्पष्ट चित्र दिया गया है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक साधारण स्केल या फुट्टे पर 2 निशानों के बीच की जगह को एक मैग्नीफाइंग ग्लास से बड़ा करके देखा जा रहा है। ये चित्र बहुत कुछ कह देता है। हाँ, ये दृश्य ही बता देता है कि जहां हमें लगता है कि माप एकदम सटीक है, अगर उसे करीब से देखा जाए तो वहां हमेशा कुछ अनिश्चितता होती है। बिल्कुल। इसके नीचे 3 तरह की त्रुटियां दी गई हैं। निरपेक्ष त्रुटि, जो वास्तविक और मापित मान का अंतर है। फिर आपेक्षिक त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि को सूत्र रूप में समझाया गया है। हाँ, ये त्रुटियां निकालने के गणितीय तरीके हैं। लेकिन सबसे बड़ा नियम यहाँ एक बॉक्स में लिखा है, त्रुटियों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। जी, ये नियम कहता है कि जब 2 मापों का गुणा या भाग होता है, जैसे z बराबर a गुणा b, तो उनकी त्रुटियां हमेशा जुड़ती हैं ताकि अधिकतम त्रुटि निकाली जा सके। यह विज्ञान का एक बहुत कठोर सबक है। ऐसा क्यों? त्रुटियां जुड़ती क्यों हैं, घटती क्यों नहीं? देखो, वो जो मैग्नीफाइंग ग्लास वाला विचार है ना, वो चीख चीख कर कह रहा है कि ब्रह्मांड में किसी भी चीज की 100% परफेक्ट माप लेना नामुमकिन है। हमेशा उपकरण की या इंसान की कोई ना कोई सीमा होती है। बिल्कुल। निरपेक्ष और आपेक्षिक त्रुटि हमें बस ये बताती है कि हम असली मान से कितना भटक गए हैं। ठीक है। लेकिन जब बात संयोजन के नियम की आती है तो विज्ञान यह मानकर चलता है कि सबसे बुरी स्थिति यानी वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकती है। तो क्या गलतियां कभी एक दूसरे को कैंसिल नहीं करती? नहीं, विज्ञान में गलतियां कभी एक दूसरे को सुधारती या काटती नहीं है, बल्कि वे हमेशा एक दूसरे पर हावी होकर जुड़ जाती हैं। ताकि हमें पता हो कि अधिकतम गलती कितनी हो सकती है। हाँ, इसलिए हम हमेशा अधिकतम संभावित त्रुटि निकालते हैं ताकि हम किसी भी तरह के खतरे या गड़बड़ी के लिए पहले से तैयार रहें। बहुत ही गहरी बात है ये। और अब हम इस पीडीएफ के शायद सबसे रोमांचक हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं, भौतिक राशियों की विमाएं यानी डायमेंशंस। ये इस पूरे अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे समझाने के लिए नोट्स में 3 3D बॉक्स के चित्र दिए गए हैं। यहाँ चित्र में दिखाया गया है, पहले बॉक्स पर कैपिटल L लिखा है यानी लंबाई, दूसरे पर कैपिटल M यानी द्रव्यमान और तीसरे पर कैपिटल T यानी समय। ये तीनों सबसे मुख्य विमाएं हैं। इसकी परिभाषा पढ़ता हूँ। लिखा है, विमाएं वे घातें हैं जो किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाई जाती हैं। घातें यानी पावर्स? जी। आगे उदाहरण है, आयतन के लिए ये L की घात 3 बन जाता है और बल के लिए ये MLT की घात -2 बन जाता है। हाँ, इसे हम भौतिक राशियों का DNA भी कह सकते हैं। DNA। ये शब्द नोट्स में तो नहीं है, पर यह तुलना बहुत दिलचस्प है। ये इसे समझने के लिए सबसे सटीक शब्द है। मैं समझाती हूँ कैसे। जी, बताइए। जिस तरह हर इंसान का एक DNA होता है जो बताता है कि वो किन चीजों से बना है, उसी तरह हर भौतिक राशि का एक विमीय DNA होता है। अच्छा, तो बल का DNA क्या बता रहा है? जब हम बल के विमीय सूत्र MLT-2 को देखते हैं तो ये हमें सीधे तौर पर बता देता है कि किसी भी तरह का बल आखिरकार एक हिस्सा द्रव्यमान, एक हिस्सा लंबाई और समय के 2 हिस्सों के व्युत्क्रमानुपाती प्रभाव से मिलकर बना है। मतलब ये जटिल सूत्रों को उनके सबसे बुनियादी रूप में तोड़कर देखने का एक तरीका है। एकदम सही। नोट्स में अगले पेज पर कई महत्वपूर्ण विमीय सूत्र दिए गए हैं। मैं कुछ पढ़ता हूं। वेग का LT-1, घनत्व का ML-3 और संवेग का MLT-1। छात्रों को ये सूत्र अच्छे से याद होने चाहिए। लेकिन यहां एक बहुत ही गहरी बात नोट के रूप में लिखी गई है। इसमें बताया गया है कि कार्य और ऊर्जा जैसी भौतिक राशियों की विमाएं बिल्कुल समान होती हैं, ML²T-2। ये बहुत ही शानदार बिंदु है। मेरा सवाल यह है कि भौतिकी के हिसाब से कार्य और ऊर्जा अलग अलग नाम है, फिर भी इनका DNA एक कैसे हो सकता है?
ये भौतिकी की सबसे खूबसूरत सच्चाइयों में से एक है। कैसे? भले ही हम बोलचाल की भाषा में कार्य करने और ऊर्जा खर्च करने को अलग अलग संदर्भों में देखते हों, लेकिन ब्रह्मांड के नियमों के अनुसार दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो क्या वे मूल रूप से एक ही चीज हैं? हाँ, जब कोई कार्य किया जाता है तो असल में ऊर्जा ही एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित हो रही होती है। अच्छा। चूंकि दोनों का भौतिक मूल एक ही है, इसलिए उनका विमीय सूत्र भी बिल्कुल एक समान होता है। ये स्पष्टीकरण बहुत ही बेहतरीन था। अब आखिरी पेज की तरफ बढ़ते हैं। सवाल ये उठता है कि इन विमाओं का असली जीवन या भौतिकी में उपयोग क्या है? इसके लिए विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग दिए गए हैं। जी, यहाँ स्रोत में विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग की चर्चा की गई है। पहला अनुप्रयोग है समीकरणों की सत्यता की जांच। हाँ, इसके लिए विमीय समांगता के सिद्धांत का जिक्र है। लिखा है, इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी समीकरण के दोनों पक्षों के सभी पदों की विमाएं एकदम समान होनी चाहिए। इसे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहते हैं। नोट्स में गति के एक मशहूर समीकरण का उदाहरण दिया गया है, x बराबर x0 प्लस v0 t प्लस हाफ at स्क्वायर, जहां हर एक हिस्से को अलग अलग हल करने पर अंत में सब कुछ लंबाई यानी L ही निकलता है। हाँ, और नीचे एक अभ्यास प्रश्न भी दिया गया है जहां k बराबर ma गलत साबित हो जाता है क्योंकि दोनों तरफ की विमाएं मेल नहीं खाती। यह सिद्धांत पूरी तरह से सामान्य ज्ञान पर आधारित है। सामान्य ज्ञान कैसे? देखो, विज्ञान में सेब में केवल सेब जोड़ा जा सकता है, सेब में संतरा नहीं जोड़ा जा सकता। हाँ, ये तो है। आप 5 मीटर लंबाई में 2 किलोग्राम वजन नहीं जोड़ सकते। समांगता का सिद्धांत बस यही पक्का करता है कि किसी भी फॉर्मूला में प्लस या माइनस के दोनों तरफ जो राशियां हैं उनका बुनियादी स्वरूप एक ही हो, भले ही वे देखने में अलग लगें। बिल्कुल, भले ही हाफ at स्क्वायर देखने में x यानी दूरी से एकदम अलग लग रहा हो, लेकिन विमीय रूप से वह एक दूरी ही है। तो ये एक तरह का चेक है। हाँ, ये वैज्ञानिकों और छात्रों के लिए एक बेहतरीन लाई डिटेक्टर या झूठ पकड़ने वाली मशीन की तरह काम करता है। झूठ पकड़ने वाली मशीन? हाँ, क्योंकि अगर कोई सूत्र विमीय रूप से गलत है तो वह पूरी तरह से गलत ही होगा। ये अनुप्रयोग तो बहुत काम का है। विमीय विश्लेषण का दूसरा अनुप्रयोग भी कम दिलचस्प नहीं है, नए सूत्रों की व्युत्पत्ति, डिराइविंग फॉर्मूलाज। नोट्स में एक पेंडुलम का उदाहरण दिया गया है। लिखा है कि पेंडुलम के आवर्तकाल यानी समय t का सूत्र निकालने के लिए सिर्फ ये माना गया है कि यह समय लोलक के द्रव्यमान, धागे की लंबाई और गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर हो सकता है। हाँ, ये एक बहुत ही क्लासिक उदाहरण है। जब इन सभी की विमाओं की तुलना की जाती है तो कमाल की बात यह होती है कि द्रव्यमान की घात 0 निकल आती है, यानी वो निर्भर ही नहीं करता। और अंततः सूत्र प्राप्त होता है t बराबर k √L/g। ये सच में जादू जैसा लगता है। मुझे भी यही लगा। केवल ये अंदाजा लगाकर कि कोई भौतिक घटना किन किन चीजों पर निर्भर कर सकती है, हम विमाओं की मदद से पूरा का पूरा गणितीय सूत्र तैयार कर सकते हैं। और वो जो द्रव्यमान गायब हो गया? पेंडुलम वाले उदाहरण में जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है वो यही है कि गणित खुद ही ये साबित कर देता है कि पेंडुलम का वजन चाहे जो भी हो, उसके झूलने के समय पर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। तो विमीय विश्लेषण ने द्रव्यमान वाले हिस्से को खुद ही फॉर्मूले से बाहर कर दिया। बिल्कुल, ये प्रकृति के नियमों को गणित के नजरिए से देखने का एक बहुत ही शक्तिशाली तरीका है। लेकिन हर ताकत की तरह इसकी भी कुछ सीमाएं हैं। ये पीडीएफ का एकदम आखिरी हिस्सा है। हाँ, विमीय विश्लेषण की सीमाएं। यहाँ स्पष्ट किया गया है कि विमीय विश्लेषण से हम सूत्र का आकार तो बना सकते हैं, लेकिन 1/2 या 2π जैसे संख्यात्मक स्थिरांकों का सटीक मान कभी नहीं निकाला जा सकता, जिन्हें विमाहीन स्थिरांक कहते हैं। जी, वे स्थिरांक प्रयोगों द्वारा ही तय किए जा सकते हैं। बिल्कुल सही। विमीय विश्लेषण हमें एक इमारत का ब्लूप्रिंट या ढांचा दे सकता है। ढांचा? हाँ, ढांचा तो बन गया, लेकिन उस इमारत में किस रंग का पेंट होगा या उसकी सटीक माप क्या होगी, ये पता लगाने के लिए हमें असली दुनिया में जाकर प्रयोग ही करने पड़ते हैं। क्योंकि संख्याएं विमाहीन होती हैं। एकदम सही, संख्याएं विमाहीन होती हैं, इसलिए वे इस विमाओं के रडार की पकड़ में नहीं आती। तो इसी के साथ हमने इस पूरे 14 पेज के नोट्स का लाइन दर लाइन विश्लेषण पूरा कर लिया है। बहुत ही विस्तृत और गहन चर्चा रही। इस गहन विश्लेषण के अंत में स्रोत सामग्री एक बेहतरीन सारांश प्रस्तुत करती है।
पूरे अध्याय का निचोड़ यही है कि भौतिक विज्ञान पूरी तरह से मापन पर टिका है। जी। एसआई प्रणाली दुनिया को एक वैज्ञानिक भाषा देती है, सार्थक अंक मापन की परिशुद्धता तय करते हैं और विमीय समांगता का सिद्धांत गणितीय सत्यता की जांच करता है। बिल्कुल। आज हमने उन सभी दोस्तों, हमारे पास एनसीईआरटी की साइंस की नोट्स क्लास 6 से लेकर